Hello guys, good morning to all my CA intermediate students appearing in May 25. तो कल DT का पेपर है and I hope you guys are preparing well. Like we did for PGBP and capital gains, this is more of a video where I'm trying to tackle the chapter of salaries, but in such a manner that I'm trying to figure out what are the possible mistakes that you can make, what are the possible things that you need to take care of in a solution, something that you might ignore. तो बस जैसे कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट रखा था, आई ट्राई टू डू द सेम थिंग फॉर सैलरीज ऑल्सो. स्मॉल पॉइंट्स दैट आई फील एज अ स्टूडेंट यू मे मिस आउट, यू मे नॉट मिस आउट. लेट्स जस्ट विजिट अपॉन देम. देखो, as far as your presentation is concerned, your solution will have 2 amount columns and 1 column for the description for the particulars. ऊपर आप हेडिंग में एम्प्लॉय का नाम लिख लेना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. अब सैलरी के चैप्टर में ना, सैलरी के सम्स में देर आर सम इनकम्स विच आर ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्सेबल, फुली गोइंग टू बी टैक्सेबल. तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल होने ही वाला है. बेसिक सैलरी है, डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स, तीनों टाइप के कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी, फीस, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, समथिंग लाइक ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, लीव एनकैशमेंट रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ये सब कुछ हमेशा टैक्सेबल होने ही वाला है. एनी इनकम विच इज डायरेक्टली टैक्सेबल, जिसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सीधा सीधा वो अमाउंट आउटर कॉलम में डाल दो. अगर वो मंथली इनकम है तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स कर देना. मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू बी 12 मंथ्स ओनली. बट अगर किसी एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द ईयर जॉब में ज्वाइन किया हुआ है तो जस्ट टेक केयर के हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ्स हैज ही वर्कड फॉर द एम्प्लॉयर इन द करंट ईयर. सिमिलरली अगर किसी एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द ईयर जॉब छोड़ा है, ही हैज क्विट द जॉब, ही हैज रिटायर्ड, तो नंबर ऑफ मंथ्स विल नॉट बी 12 मंथ्स. तो बस उस चीज़ का ध्यान रख लेना. बोनस है, फीस है, फिक्स्ड कमीशन है, ये जनरली तुमको लमसम अमाउंट दिया होगा, मंथली अमाउंट नहीं दिया होगा, बट देन इट्स फुली टैक्सेबल, सीधा आउटर कॉलम में डाल दो. लेकिन कोई ऐसी इनकम है जिसके लिए एग्जेम्पशन मिलता है. हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है, एम्प्लॉयर मेक्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, उसका एग्जेम्पशन मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस के लिए एग्जेम्पशन मिलते हैं, काफ़ी सारे परक्विजिट्स के लिए भी एग्जेम्पशन मिलते हैं. अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल है तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होगा. टेक द अमाउंट इन द इनर कॉलम, सीधा फिर नेक्स्ट लाइन पे एग्जेम्पशन माइनस कर दो, एंड द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द आउटर कॉलम, द टैक्सेबल अमाउंट शुड अपीयर इन द आउटर कॉलम. कुछ चीज़ों के लिए तुम दिमाग में रख सकते हो कि भाई ये सारी चीज़ें अगर मेरे सम में आती है तो मुझे डेफिनेटली वर्किंग नोट चाहिए ही चाहिए. बेसिक सैलरी कभी कभी एक स्केल के तौर पे दिया होता है, 20,000, 1,000, 30,000. तो ये जो सैलरी स्केल है उस स्केल को इंटरप्रेट करना पड़ता है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग द जॉब, तब तुम्हारा फर्स्ट अमाउंट जो होगा वो आपका मंथली बेसिक सैलरी होगा. फिर जैसे ही जॉब में 1 साल खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर का बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब में 1 साल खत्म हुआ, इफ यू ज्वाइन द जॉब ऑन 1st of September, तो नेक्स्ट ईयर का 1st September विल बी द सेकेंड ईयर ऑफ योर जॉब. तो जो सैलरी स्केल में दूसरा अमाउंट दिया होगा, 20,000 फर्स्ट अमाउंट है, 1,000 सेकेंड अमाउंट है, तो वो जो 1,000 रुपीज़ है उससे आपका सैलरी इंक्रीज होते रहेगा एवरी न्यू ईयर ऑफ योर जॉब टिल यू रीच द थर्ड अमाउंट 30,000. तो सैलरी स्केल के लिए पक्का एक वर्किंग नोट बनेगा ही बनेगा. हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन के लिए प्रेफरेबली वर्किंग नोट ही बना दो. अकोमोडेशन का परक्विजिट है, उसमें तो डेफिनेटली वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि उसमें अकोमोडेशन होता है, कभी कभी फर्नीचर ऐड होता है, रिकवरी लेस होता है. फर्नीचर में फर्नीचर कुड बी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड, अकोमोडेशन कुड बी ओन्ड या हायर्ड. तो अकोमोडेशन के लिए हमेशा वर्किंग नोट बनने ही वाला है. ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये सारी चीज़ों के लिए बेटर है कि तुम अगर ये रिटायरमेंट पे मिलते हैं तो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलता है, तो इट इज़ बेटर कि तुम उसका एक वर्किंग नोट बना लो. सैलरी इनकम्स फुली टैक्सेबल, वी जस्ट काउंटेड आउट ऑल दोज इनकम्स कि भाई ये सारे इनकम्स फुली टैक्सेबल होने ही वाले हैं, तो इसको सीधा आउटर कॉलम में डाल देना. रेजिम देखना बहुत ज़रूरी है. सैलरी के चैप्टर में एक ही छोटा सा अमेंडमेंट है. द अमेंडमेंट इज कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट यू गेट अंडर सेक्शन 16 क्लॉज नंबर 1A, डिफॉल्ट रेजिम में 50,000 की जगह पे 75,000 हो गया है. दे हैव इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शन टू 75,000. 50,000 स्टिल रिमेन्स बट इट इज इन दी ऑप्ट आउट रेजिम. सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बना के रखा है कि भाई अगर सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हो तो डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम में क्या डिफरेंसेज है. स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिफरेंस है. एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको डिफॉल्ट रेजिम में नहीं मिलने वाला. यू आर गोइंग टू गेट दोज डिडक्शन इन द ऑप्ट आउट रेजिम ओनली. हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन ऑप्ट आउट रेजिम में अवेलेबल है, डिफॉल्ट रेजिम में अवेलेबल नहीं होगा. डिफॉल्ट रेजिम में एचआरए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा.
कन्वेयंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, टूर अलाउंस को ट्रैवल अलाउंस भी बोलते हैं। ये 4 जो मेरे अलाउंसेस है, कन्वेयंस, ट्रांसपोर्ट, डेली, टूर, ये 4 अलाउंसेस के लिए डिफॉल्ट रेजिम एज वेल एज ऑप्ट आउट रेजिम आई एम एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। लेकिन बाकी जो सारे अलाउंसेस सेक्शन 1014 में मेंशन्ड है, रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, उसका एग्जेम्पशन सिर्फ ऑप्ट आउट रेजिम में मिलेगा, डिफॉल्ट रेजिम में उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। लीव ट्रैवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5) डिफॉल्ट रेजिम में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, ऑप्ट आउट रेजिम में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपके सारे रिटायरमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड, वीआरएस कॉम्पेंसेशन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुपर एन्युएशन फंड, डिफॉल्ट रेजिम, ऑप्ट आउट रेजिम, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, नो चेंज। Most of the perquisites also, almost all the perquisites, the calculation in default regime and opt-out regime is absolutely the same. There is no difference whatsoever. बस तो this is a small comparison कि भाई डिफॉल्ट रेजिम और ऑप्ट-आउट रेजिम में सैलरी में फ़र्क क्या है। अगर एम्प्लॉई ने करंट ईयर में रिटायरमेंट लिया हुआ है, उसने 31 अक्टूबर को जॉब छोड़ दिया या उसने 31 दिसंबर को जॉब छोड़ दिया, तो ध्यान रखना सारे के सारे मंथली अमाउंट जो तुमको क्वेश्चन में मिलते हैं वो मंथली अमाउंट्स मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एज फार एज योर डेट ऑफ रिटायरमेंट इज कंसर्न। बेसिक सैलरी हुआ, डियरनेस अलाउंस हुआ, कमीशन हुआ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मंथली मिलता है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मंथली मिला, कन्वेयंस अलाउंस मंथली मिला, परक्विजिट्स जैसे मोटर कार का परक्विजिट पर मंथ कभी कभी कैलकुलेशन होता है, अकोमोडेशन दिया तो उसमें भी पर एनम के हिसाब से कुछ नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ही तुमको फर्नीचर मिला या अकोमोडेशन मिला। इन शॉर्ट गाइस, मंथली जितनी भी इनकम्स आती है डेट ऑफ रिटायरमेंट तक ही वो टैक्सेबल होने वाली है। सो द मोमेंट यू सी दैट द एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड, प्लीज बी अ लिटिल बिट अलर्ट। घाई में सम सॉल्व मत करना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, थोड़ा सा काम हो जाना और चेक करना भाई कौन से पर मंथ अमाउंट है, कितने महीने के लिए उसने जॉब किया है। मंथली पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। एग्जामिनर तुमको उसी सब में कंफ्यूज करने के लिए मंथली पेंशन भी दे देगा। मंथली पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है। सो इफ माय एम्प्लॉई हैज रिटायर्ड से फॉर एग्जांपल ऑन 30th of November, तो अप्रैल से लेके नवंबर तक 8 महीने के लिए ये सारी बेसिक और डीए और एक्सेट्रा सब कुछ टैक्सेबल होगा। लेकिन पेंशन तो दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए मंथली पेंशन होगा। पर मंथ अमाउंट और रिटायरमेंट जब कंबाइन होता है तो प्लीज थोड़ा ध्यान दे देना। सैलरी वर्ड बहुत सारी जगह पे आता है चैप्टर में। एक बेसिक स्टैंडर्ड मीनिंग जो इनकम टैक्स एक्ट ने बना के रखा है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब ये मीनिंग कांस्टेंट है, ये मीनिंग स्टैंडर्ड मीनिंग है। हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन के लिए, वीआरएस का कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करते हो, ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड बाय पोगा आप एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हो, उसमें ये 3 चीजों का टोटल करके डिवाइड बाय 10 मंथ्स होता है। तो एवरेज सैलरी के 10 महीने के एवरेज कैलकुलेशन में ये 3 अमाउंट्स लिए जाते हैं। सिमिलरली लीव एनकैशमेंट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो वहां पे भी एवरेज सैलरी का कॉन्सेप्ट है, उस एवरेज कैलकुलेशन में भी सिर्फ ये 3 चीजें ली जाती है। एम्प्लॉयर जब आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो इट इज एग्जेम्प्ट फॉर द एम्प्लॉई अप टू 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में ये 3 चीजें ली जाती है। दिस इज द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड सैलरी। देयर आर 2 प्लेसेस इन द चैप्टर जब ये सैलरी वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इफ द एम्प्लॉई इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो आपका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस टोटल डीए। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाए 15/26 इंटू लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, तो ये जो लास्ट सैलरी लिया दैट इज बेसिक प्लस टोटल डीए। ये एक जगह पे डीए नॉट इन टर्म्स भी कवर हो जाता है। एंड अकोमोडेशन मिलता है परक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन या अकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेंट। तो एवरीथिंग दैट इज कैश मॉनिटरी होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। मैंने प्लस साइन डाल के रखा है, मतलब कैश मॉनिटरी भी है, टैक्सेबल भी है, एक्सेप्ट 4 आइटम्स, डीए नॉट इन टर्म्स, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, टैक्सेबल परक्विजिट। ये 4 चीजें छोड़ के एवरीथिंग दैट द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉई, जो कैश है, जो टैक्सेबल है, उस सब को इंक्लूड करके सैलरी वर्ड बना दो। तो ये सैलरी वर्ड सिर्फ 2 जगह पे उसका मीनिंग चेंज होता है, ग्रेच्युटी कवर्ड बाय पोगा एंड अकोमोडेशन का परक्विजिट वैल्यूएशन। बाकी पूरे चैप्टर में आप ये स्टैंडर्ड मीनिंग बेसिक डीए इन टर्म्स, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर ले सकते हो। ओके, गोइंग अहेड,
बहुत सारे ऐसे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे एग्जामिनर आपको डीए का इंफॉर्मेशन देता है बट वो इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है कुछ नहीं दिया होता। डीए इन टर्म्स है या डीए नॉट इन टर्म्स है, टैक्सेबल तो है ही है, तो आपके सोल्यूशन में मेन सोल्यूशन में डीए सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, इन टर्म्स या नॉट इन टर्म्स कुछ भी होने दो। बट एज ए स्टूडेंट यू विल हैव टू अज्यूम समथिंग, या तो डीए इन टर्म्स या तो डीए नॉट इन टर्म्स। इंस्टीट्यूट कंसिस्टेंटली कुछ फॉलो नहीं करता, कुछ पास्ट पेपर्स बोलते हैं इन टर्म्स अज्यूम किया है, कुछ पास्ट पेपर्स बोलते हैं नॉट इन टर्म्स अज्यूम किया है। तो एज ए स्टूडेंट यू आर फ्री टू अज्यूम एनीथिंग। बस एक रिक्वेस्ट, आप जो अज्यूम करो कैटेगोरिकली अपने आंसर में लिख देना कि भाई मैंने ये अज्यूम किया हुआ है। अभी अजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डीए इन टर्म्स या डीए नॉट इन टर्म्स बोलो, टैक्सेबल तो दोनों ही है हाँ, लेकिन एचआरए का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते वक्त ग्रेच्युटी अदर्स नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, लीव एनकैशमेंट अदर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, अकोमोडेशन का वैल्यूएशन, ये सारे के सारे एग्जेम्पशंस कैलकुलेशन करने के लिए या टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक सैलरी वर्ड यूज होता है। अब वो सैलरी में सिर्फ डीए इन टर्म्स ही आता है, तो अगर किसी बच्चे ने इन टर्म्स अज्यूम किया है तो आपको वो वाला डीए इंक्लूड करना पड़ेगा आपके सैलरी में, आपके फॉर्मूला में, आपके वर्किंग में। लेकिन किसी स्टूडेंट ने नॉट इन टर्म्स अज्यूम किया है तो ही और शी विल नॉट कंसिडर दैट डीए बिकॉज यू कंसिडर्ड इट एज नॉट इन टर्म्स, तो आपके फॉर्मूला में वो अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। तो वॉट एवर यू अज्यूम प्लीज मेंशन योर अजम्पशन, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल, यू कैन अज्यूम एनीथिंग दैट यू वांट, बट आपके अजम्पशन के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इंप्लीकेशन होंगे, उसको भी ध्यान रख लेना जब आप एग्जेम्पशन कैलकुलेट करो या टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करो। चलो हाँ, एक डिफिकल्ट सम बनाने के लिए एग्जामिनर ये कर सकता है, आपका बेसिक सैलरी मिडल ऑफ द ईयर या समवेयर, मिडल भी नहीं, मिडल इज एक्चुअली द रॉन्ग वे, आपका बेसिक सैलरी बीच में चेंज कर देगा कहीं से, लाइक जरूरी नहीं है कि 6 मंथ्स का बाइफर्केशन हो, वो 31 अक्टूबर को 1 नवंबर को चेंज कर दिया या 1 जुलाई को चेंज कर दिया या 1 दिसंबर को चेंज कर दिया। बेसिक सैलरी बीच में चेंज हो सकता है, डीएनएस अलाउंस चेंज हो सकता है, एचआरए का अमाउंट चेंज हो सकता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है आरपीएफ में, वो अमाउंट चेंज हो सकता है। कभी कभी आपके सैलरी के समय ऐसा दिया होता है, बेसिक सैलरी अप टू 31 अक्टूबर 50,000, 1 नवंबर ऑनवर्ड 60,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 12%, 13%, 14% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आपका बेसिक सैलरी चेंज हुआ तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी मंथ वाइज चेंज होगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका सैलरी इनकम, स्पेसिफिकली दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स चेंज होते हैं, तो इट इज ऑलवेज सेफ, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू कैलकुलेशंस लाइक बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज, है ना, जैसे अकाउंट्स में कैसे करते थे प्री एंड पोस्ट जैसा। तो बिफोर द चेंज अलग वर्किंग करो, आफ्टर द चेंज अलग वर्किंग करो। ये एचआरए के एग्जेम्पशन कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में भी कभी कभी कंबाइंड वर्किंग में गलत आंसर आएगा, सेपरेट वर्किंग करो। द की इज इफ यू ऑब्जर्व कि ड्यूरिंग द ईयर आपका सैलरी इनकम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपके एग्जेम्पशन पे इंपैक्ट आ सकता है, तो टू बी ऑन द सेफर साइड सेपरेट वर्किंग कर लो। देयर आर 2 थिंग्स इन द सैलरी चैप्टर जिसमें एग्जेम्पशन मिलता है, बट देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज। गिफ्ट इन काइंड 5,000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होता है, अबव 5,000 टैक्सेबल होता है। बट देन देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई बिकॉज द अमाउंट इज अबव 5,000 रुपीज हम कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे और पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर एजुकेशन का परक्विजिट मिला, एजुकेशन फैसिलिटी का परक्विजिट मिला, तो मैक्सिमम 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। अब इसमें भी 2 इंटरप्रिटेशंस है, 1,000 रुपए तक एग्जाम मिलेगा और उसके ऊपर का कॉस्ट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, या फिर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा एजुकेशन फैसिलिटी का कॉस्ट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। तो द 2 इंटरप्रिटेशंस आर बोथ लीगली वैलिड। प्लीज प्रिपेयर योर आंसर एज पर 1 पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीचे एक नोट लिख दो कि भाई अगर ये दूसरा ऑल्टरनेटिव, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट किया तो भाई हमारा परक्विजिट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, हमारा गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इतना हो जाएगा, हमारा एजुकेशन फैसिलिटी इतना हो जाएगा। बस वो छोटा सा चेंज होगा, तो एक नोट लिख लेना, ये नोट लिखना मत भूलना। अगर आपके क्वेश्चन में अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेंट, ये वाला परक्विजिट आता है, तो इसे हमेशा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन करते वक्त एंड में सॉल्व करना, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट का जो फॉर्मूला है उसमें जब सैलरी कैलकुलेट होता है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, अकोमोडेशन का स्पेसिफिकली जब परक्विजिट आता है तो उसका सैलरी का मीनिंग ही है ऑल, एवरीथिंग। उसमें अलाउंसेस भी आ गए, मॉनिटरी सैलरीज आ गया, ऑफकोर्स एवरीथिंग मॉनिटरी। तो हमेशा पूरा सम सॉल्व करने के बाद एंडिंग में, एकदम एंडिंग में
अकोमोडेशन का परक्विजिट सॉल्व करना, डू नॉट सॉल्व इट समवेयर इन बिटवीन, एकदम एंड में सॉल्व करना। आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सैलरी सोल्यूशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू हैव 2 अमाउंट कॉलम्स, एक पर्टिकुलर कॉलम, सब कुछ जोड़ लो, ग्रॉस सैलरी आएगा। डिडक्शंस भूलना मत, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ऑप्ट आउट रिजीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय दिया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भी ऑप्ट आउट रिजीम में ही मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों को, लेकिन ऑप्ट आउट रिजीम में डिडक्शन मिलता है। सो यू विल हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। डिफॉल्ट रिजीम हो या ऑप्ट आउट रिजीम हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, बट ऑब्वियसली कोई हिंट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। यू विल इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ स्टूडेंट कि उसे पता हो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ऑप्ट आउट रिजीम, 75,000 डिफॉल्ट रिजीम। सो मेरे हिसाब से जो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि सैलरीज के सब में आई शुड स्पीक टू यू गाइज कि भाई ये चीज़ों का ध्यान रखना। आई फील आई हैव कवर्ड इट। कुछ मिस आउट हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल क्लैरिफाई दैट ऑल्सो। If you found this helpful, please share it with your students. Drop a small like and subscribe to the channel if you are new. Happy studying. Keep your calm and study well. Goodbye, guys.